नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे देश की प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं मनोज मीक। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जब भी मास्टर प्लान की बात हो, एनजीटी की बात हो, गाइडलाइन की बात हो, मेट्रो की बात हो, बीआरटीएस की बात हो, ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं जो भोपाल और भोपाल से जुड़े क्षेत्र में अगर विकास की बात होती है तो कहीं न कहीं इनका आप उद्बोधन और कहीं न कहीं आप इनका स्टेटमेंट अक्सर आप पाएँगे। तो मनोज जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, आप सुर्खियों में रहते हैं मास्टर प्लान पे, ख़ास तौर पे आजकल मास्टर प्लान भोपाल में, मैं कहूँगा विवादित मास्टर प्लान भोपाल का जो पिछले 2005 से चला आ रहा है, आज तक अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एक मैं बड़ा बेसिक सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मास्टर प्लान है, ये मास्टर प्लान की शहर को क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ती है तो 15 साल से मास्टर प्लान नहीं आया तो हमारा शहर किस तरह से विकसित हो रहा है? और नहीं आया तो उसके क्या हमें खामियाज़े भुगतने पड़े होंगे? और अगर आ जाता तो हमारे को क्या फ़ायदे होते इसके? इसके बारे में आप कुछ थोड़ा-सा बताएँ। हर व्यक्ति का अपने जन्म स्थान और अपने कर्म स्थान का कर्ज रहता है हर व्यक्ति के ऊपर। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने शहर के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा रखे और अपना फ़र्ज़ निभाए, अपना दायित्व निभाए। भोपाल की जहाँ तक बात है, तो भोपाल शहर मेरा बहुत प्रिय इसलिए है कि ये मेरी कर्मभूमि है। मास्टर प्लान की जो आपने बात कही, किसी भी शहर का मास्टर प्लान इसलिए बनाया जाता है कि बिना योजना बनाए किसी भी कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आज से नहीं, लंबे समय से शहरों के विकास की योजनाएं बन रही हैं। आप जानते हैं कि इसके ऊपर हमारे वैदिक काल से ही इस पे ग्रंथ लिखे गए हैं जिसको स्थापत्य वेद कहते हैं। भोपाल इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भोपाल को राजा भोज ने स्थापत्य वेद के आधार पे प्लान किया था, जिसको आज भी आप चौक के एरिया में जूम करके गूगल को देखेंगे तो ग्रिड में वो दिखता है। अभी तक ये 3 मास्टर प्लान इस शहर के आ चुके हैं। 56 में मध्य प्रदेश बना और इसकी राजधानी भोपाल बनी। 71 में पहला मास्टर प्लान आया, तब शहर बहुत छोटा होता था। स्थापना के समय शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। हाँ, धीरे धीरे नए उद्योग आए। जवाहरलाल नेहरू ने बीएचएल भोपाल को दिया। बीएचएल आने के बाद पूर्वी क्षेत्र में शहर का विकास प्रारंभ हुआ। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया बना। राजधानी बनने के साथ ही कर्मचारियों के लिए आवास बने। टीटी नगर का विकास हुआ। टीटी नगर के विकास के साथ ही उनके लिए जो बाज़ारों की ज़रूरत थी, उसके लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए न्यू मार्केट का निर्माण हुआ। धीरे धीरे शहर दक्षिण की तरफ बढ़ता गया। कोर जो शहर था वो तालाब के आसपास हुआ करता था। पिछला मास्टर प्लान 2005 के लिए 1995 में आया था, मतलब 28 साल हो गए। उसके बाद ये मास्टर प्लान 2020 में जब कांग्रेस की सरकार थी वो लेके आए। उस प्रारूप के आने के बाद शासन के पास वो 3 साल तक लंबित रहा। इस चुनावी साल में उन्होंने सरकार ने जो भी विचार किया होगा और इसमें संशोधन प्रस्तावित किए और अब आपत्तियां और सुझाव उस पर चल रहे हैं। मनोज जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो मास्टर प्लान भोपाल का मास्टर प्लान जो नहीं आ पा रहा, एक अपनी जगह है। अब मैं थोड़ा-सा ये जानना चाह रहा हूँ कि भोपाल में कई ऐसे फेल्यूर्स हुए हैं, जैसे फुट ओवर ब्रिज बन गया या बीआरटीएस बन गया जिसकी जगह जाम लगा रहता है, या फ्लाईओवर्स बन गए जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट्स की होती है, दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये पुराने मास्टर प्लान का, इसको हम पार्ट का हिस्सा मानेंगे, या जो मास्टर प्लान नहीं आ पा रहा है, उसकी वजह से ये प्लानिंग में कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है? क्या सोचना है आपका? था ही नहीं, 2005 तक का मास्टर प्लान था, ये सब उसके बाद आई हैं। उसके बाद आई। तो कायदा ये है कि पहले शहर का मास्टर प्लान आता, फिर ये ट्रंक योजनाएं आती, फिर यही है। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ।
लेकिन मुझे लगता है अब जो प्रधानमंत्री का दबाव है, गति शक्ति मास्टर प्लान जो उन्होंने बनाया है कि उसके आधार वो हर शहर को, हर योजनाओं को उन्होंने उसमें जोड़ा है कि किसकी क्या प्रगति है, उसके दबाव के कारण ये अब इसमें तेज़ी देखी जा रही है। अब ये हम इसको अपने शहर का दुर्भाग्य कहेंगे कि इतने लंबे समय तक ये लंबित रहा, जिसके कारण बहुत अनियोजित विकास हुआ। और आज हम देखते हैं कि शहर जो है वो बेतरतीबी से विकसित हो रहा है। हर दिशाओं में अवैध कॉलोनियों की भरमार है। आपकी चर्चा में निकल के आया है कि जब मास्टर प्लान नहीं होता तो बेतरतीबी से शहर का विकास होने लगता है, जहाँ रोड होती है वहीं पे डेवलपमेंट होता है, रेडियस में डेवलपमेंट नहीं होता। मेरी एक उत्सुकता है जानने की, शायद बाकी लोगों को भी ये जान के आपका जवाब के बाद कुछ अच्छा लगेगा कि अगर पूरे देश में बात करें तो देश में हर शहर दक्षिण दिशा की तरफ ज़्यादा विकसित होता है। इसकी क्या वजह है? ये क्यों नहीं कोई भी शहर पूर्व की तरफ ज़्यादा विकसित हो जाता है या पश्चिम दक्षिण की तरफ क्यों विकसित होता है? क्या सोचना है आपका? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये देखा गया है कि चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को हो, चाहे वो टोक्यो हो, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे मुंबई हो, चाहे भोपाल हो। सभी शहरों में दक्षिण की तरफ विकास ज़्यादा होता है और दक्षिण की तरफ प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि ज़्यादा होती है। अब ये क्यों ऐसा होता है ये कहा जाना बड़ा कठिन है, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर माना जाए, जो दक्षिण और पश्चिम का जो क्षेत्र है वो स्वामी का जो उस शहर का स्वामित्व जिसके पास है उसका माना जाता है। मतलब जहाँ पे धनी और समृद्ध लोग रहते हैं वो उस क्षेत्र में रहते हैं। जो चूँकि उस क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ का विकास ज़्यादा होता है। ये माना जा सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा विकास दक्षिण और पश्चिम की तरफ होता है। मनोज जी, एक मेरे लिए बहुत उत्सुकता का विषय है, मैं जानना चाहता हूँ आपके मार्फत और हमारे दर्शक भी सुनेंगे इस बात को कि हमारा जो मध्य प्रदेश था उसकी स्थापना 1956 में हुई 1 नवंबर को। उसके बाद दशक निकल गए, 75-76 साल हमें हो गए होंगे। क्या वजह रही है कि अगर आज हम अपनी भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कंपेयर करें किसी अन्य राज्यों की राजधानी से, तो हम बहुत पीछे हैं। ये क्या वजह रही है कि हम पिछड़ गए? हालांकि मास्टर प्लान तो चलता आ रहा है, शायद 1970 में पहला मास्टर प्लान बना था, उसके बाद से लगातार चलता आ रहा है, देर सवेर आ ही जाता है। तो क्या सोचना है आपका कि हमारा मध्य प्रदेश क्यों पीछे रह गया? देखिए, हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लगभग हम उम्र हैं। उस समय भोपाल, बेंगलोर, हैदराबाद लगभग एक कैपेसिटी और एक स्तर के विकास के शहर थे। बल्कि भोपाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ज़्यादा बेहतर था उन दोनों शहरों के मुकाबले। आज हम हैदराबाद और बेंगलोर और भोपाल की तुलना करते हैं तो हम अपने आप को बहुत पीछे पाते हैं। उसका कारण ही ये है कि विजनरी लीडर्स ने उन स्टेट को लीड किया और उन शहरों को आगे बढ़ाया। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आईं, राजस्व आया सरकार के पास में, उनका विकास तेज़ हुआ, योजनाएं लगातार आईं। जिस दरमियान हमारे पास विकास योजनाएं नहीं थी उस दरमियान वहाँ पे 2-2 विकास योजनाएं आ चुकी थी। तो भोपाल को विकसित करने के लिए मुझे लगता है कि कुल मिला के दोनों जो दल हैं उनके विजनरी जो लीडर हैं उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और सही बात ये कही जाए तो भोपाल में शंकर दयाल शर्मा जी के बाद या बाबूलाल गौर जी के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं था जो इस शहर के बारे में सोचता था। हमें ज़रूर मानते हैं कि शिवराज चौहान जी जो हैं वो भोपाल में पढ़े हैं और उनका लगाव यहाँ से होना चाहिए था और होगा भी मुझे लगता है, लेकिन वो धरातल पे दिखता तो नहीं है। मनोज जी, आपके डिस्कशन में एक बात निकल के आई कि लॉजिस्टिक हब बहुत एसेंशियल है और नागपुर में बन गया। लॉजिस्टिक हब के साथ उससे रिलेटेड पोर्ट और इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें कि लॉजिस्टिक हब में जिसका इस्तेमाल हो सके। जब हमारे पास इंडस्ट्री के नाम पर अगर केवल मंडीदीप है और बाकी जितनी इंडस्ट्रियल एरिया हैं पूरे मध्य प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इक्का दुक्का फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बामुश्किल चल रही हैं। लॉजिस्टिक जो है वो सिर्फ कंटेनर में सामान भर के या ट्रक में सामान भर के कहीं पहुंचाने तक की बात नहीं है। लॉजिस्टिक घर में होम डिलीवरी तक होने लगी है। लॉजिस्टिक में आपको बिजली एक जगह से 4 जगह पहुंचानी है, आपको ब्रॉडबैंड एक जगह से 4 जगह पहुंचाना है, आपको जो अभी नई बैटरीज की बात हो रही है उसके लिए अगर ज़रूरत है तो आप सेंट्रली लोकेटेड हैं तो आपको मिनिमम वेस्टेज है, चाहे वो पावर का हो, चाहे वो ईंधन का हो, कोई भी चीज़ का हो, वो सेंट्रली लोकेटेड होने से कम होगा। तो भोपाल आज भी इस मामले में
बाकी शहरों के मुकाबले, क्योंकि आप इसका 500 किलोमीटर का जो दायरे की बात कर रहा था, इस शहर से 500 किलोमीटर का जब हम रेडियस लगाते हैं तो हम देश में ही रहते हैं। नागपुर में लगाते हैं हम दोनों तरफ समंदर में पहुंच जाते हैं, ऊपर लगाते हैं तो हम दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं। लेकिन हम लैंड लॉक स्टेट हैं, तो हमारे पास जितना बड़ा लैंड लॉक एरिया है उतना किसी दूसरे के शहर के पास नहीं है। तो ये तो हमारी यूएसपी है, हमको इसको कैपिटलाइज कराना चाहिए। मनोज जी, यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद आपसे फिर से चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छी बातें आपसे जानने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, समझने को मिल रही हैं। तो ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों। सबसे बड़ी बात तो यहाँ का एटमॉस्फेयर और चारों तरफ जो हरियाली है उसको हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बहना है, सारी उम्र हमें। वैसे भी घर से बाहर किसी भी ऐसे जंगल में या कहीं एकांत में जा कर के रहें, सब पूरा परिवार साथ में हो तो नेचर बहुत अच्छा लगता है। दिन भर की दौड़ भाग से एक सुकून का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का पूरा परिवार और जितने लोग हैं एक कल्चरल एक्टिविटीज़ में हम लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। गाना बजाना, डांस, कोई सोलो कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, तो उसका हम आनंद ले रहे हैं। सुबह से आए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों ने रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ना, हमारी बहुत साल के बाद में हमारे साथ रहें, तो हम उनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जो शहर से दूर हो, एकांत हो, शहर की भीड़भाड़ से दूर हो। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि शहर से दूर एक जंगल के बीच में महुआ हाउस करके एक अच्छी जगह है। तो हमको आते से यहाँ बहुत अच्छा लगा। आपके स्टाफ ने हमको सारा घुमाया था। फिर हमारे पहले उन्होंने अपना एक फंक्शन किया था 6 तारीख को यहाँ पे, तो उन्होंने हम बहुत अच्छी रिपोर्ट दी यहाँ की और फिर हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे। और हम मैंने ऐसा हमको लग रहा है कि हमारा डिसीजन सही था, हम बहुत सही जगह आए। पहले तो आपके महुआ हाउस का नाम ही इतना मोहक है। महुआ वही मोहक स्थान है, और जहाँ पर हम जैसे कहते हैं ना, जहाँ मिल जाए चार यार वही, तो उस तरह आज हमारा पूरा परिवार यहाँ पर है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला। और भाई लोगों ने जो भोपाल में, हम लोग तो नागपुर से आए हुए हैं, चलिए आपको बताऊं, तो पर हमें यहाँ पे आके हमें मतलब इतनी अच्छी जगह पे ये सब हमारे भाई लोगों ने अरेंज किया। और राखी हम लोगों ने जैसे कि बताया भैया ने बहुत सालों बाद यहाँ मनाई। बहुत ही अच्छा ग्रीनरी, और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में आपका महुआ हाउस ऐसे ही बहुत और अच्छी तरह विथ ऑल फैसिलिटीज़ आप डेवलप करिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम समागम में। तो मिक जी, शुरुआत करते हैं। मिक जी, अगर हम बात करें, बहुत सारी इन्वेस्टर्स मीट होती हैं। जो इन्वेस्टर्स मीट होती हैं उसमें शहर की
विकास के लिए क्या योजनाएं रहती हैं या नहीं रहती हैं, या उसके बारे में भी कभी कोई चर्चा होती है? क्योंकि आप इन्वेस्टर्स मीट आपने बहुत सारी अटेंड किए हैं, आपको बुलाया भी जाता है आपके वक्तव्य के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। मैं 2012 से कई इन्वेस्टर मीट मैंने भी अटेंड किए हैं। ये सुन के अच्छा लगता है जब बड़े उद्योगपति आते हैं और वो कहते हैं कि हम इस प्रदेश में कुछ निवेश करेंगे, लेकिन तब दुख भी होता है जब अगले साल फिर से इन्वेस्टर मीट होती है और पुराना जो कमिटमेंट है वो पूरा नहीं होता है। दरअसल सरकार जो इन्वेस्टर मीट करती है उससे लाभ मुझे नहीं लगता जितना मिलता है। निवेश आकर्षित किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर मीट की जो धारणा बनी हुई है, इस धारणा में को बदलने की ज़रूरत है। इसको आपको अपने प्रदेश को, अपने शहरों को इतना आकर्षक बनाना पड़ेगा कि निवेश स्वयं चलकर आपके यहाँ आए। आपने लॉजिस्टिक की बात की, भोपाल में एक ट्रांसपोर्ट एरिया है कोकता पे, क्या वहाँ पे लॉजिस्टिक हब बना है वहाँ पे? नहीं, देखिए ये जो कोकता है ये 2005 के मास्टर प्लान में एक लैंड यूज डिसाइड किया गया कि शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट एरिया है वहाँ पे यातायात की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती, इसलिए इसको शहर के बाहर किया जाना चाहिए। अभी जो सरकार है उसने 45 एकड़ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का एक कंसेप्ट डेवलप किया है, लेकिन फिर वही बात है कि उसको प्रोत्साहित नहीं किया गया क्योंकि ये तय नहीं है कि कॉन्कोर सरकार के पास रहने वाला है या प्राइवेटाइज होने वाला है, तो इसीलिए हम इस मामले में पीछे रह गए। शहर जिस तेज़ी से बढ़ रहा हो, चाहे बेतरतीबी से बढ़ रहा हो, जो कहना चाहें अपन कह लें, जो अनुभव करना चाहें वो कर लें, तो जिस गति से बढ़ रहा है उस गति से उसको कंट्रोल करने के लिए रेरा भी आ गया और एनजीटी भी आ गया। तो जो रेरा है वो रेरा कितना विकास में सार्थक हो रहा है या विकास में हितैषी हो रहा है, जो वहाँ पे जो मकान खरीद रहे हैं या वो खरीद रहे हैं उनके लिए, या जो बिल्डर्स हैं उनके लिए कितना हितैषी आप इसे मानते हैं, या उसके लिए उनको जो कष्ट है वो क्या है, उसके बारे में क्या सोचना है आपको? रेरा दरअसल जो महानगर हैं, मुंबई, आपका दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे, वहाँ पे जो डेवलपर्स टाइमली डिलीवर नहीं कर पाए और जो खरीदार हैं मकानों के वो कमिटमेंट ब्रीच होने के कारण परेशान होते रहे और डेवलपर की डिलीवरी डिले हुई है विभिन्न कारणों से। जो इस तरह की विसंगतियाँ आई और प्रोजेक्ट्स डिले हुए तो उसका विरोध हुआ और सरकार ने रेरा जैसा कानून लाया जो पूरे देश में लागू किया गया। मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ, उसने सबसे पहले ऑप्ट किया और भोपाल में भी लागू है। आपने जैसे जो बात की कि अवैध कॉलोनी चल रही है और चलती चली जा रही है और रेरा के सामने ही चल रही है, रेरा के नज़रों के सामने चल रहा है, यही प्रश्न हमने भी उनसे किया था। उनके सदस्य आए थे रेरा के, इंटरव्यू में उन्होंने बात की, तो मैंने उनसे ये कहा कि साहब आप जो वैध हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, आप उन पे नज़र रखे हुए, और जो धड़ल्ले से जो अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं और बाद में शिवराज जी को वैध करनी पड़ती हैं, तो उसमें आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो उनका जवाब था कि हमारी पूरी भूमिका है और हम सक्षम हैं कार्रवाई करने पे, बशर्ते है कि हमारे पास शिकायतें आएँ। तो आप लोगों की तरफ से या बिल्डर्स की तरफ से, आप लोगों की मतलब बिल्डर्स की तरफ से, ये क्यों नहीं ऐसी कोई कंप्लेंट होती कि यहाँ पे ये अवैध काम चल रहा है, या आपसदारी में क्यों एक दूसरे के लिए आंखें बंद कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल आंखें नहीं बंद कर। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक सरकारी एजेंसी कहती है हमारे पास शिकायत आना चाहिए। एक सरकारी एजेंसी जो अवैध है उसको मालूम है उसका लेआउट अप्रूव नहीं है, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन देती है, ये तो सबको दिखता है, इसमें शिकायत की क्या ज़रूरत है? अब ये तो अगर नहीं कार्रवाई करना है तो वो कुछ भी चीज़ें कही जा सकती हैं। दूसरी एक एनजीटी का भी काफ़ी बड़ा रोल हो रहा है, बहुत सारी ग्रीन बेल्ट्स पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस पर उन्होंने अपनी लगाम लगा रखी है, बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। फिर भी कई बार एनजीटी के ऑर्डर्स निकलने के, आदेश निकलने के बावजूद भी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। नहीं, ऐसा नहीं है, इस पर भ्रांति है। दरअसल एनजीटी जिस भावना से बनाया गया बहुत अच्छी भावना है, हमको पर्यावरण की सुरक्षा करनी पड़ेगी। प्रावधान ये है कि कोई भी नदी नाले जो है उससे एक जो निर्धारित दूरी है उतनी दूर पे विकास या निर्माण किया जाना चाहिए। अब आप जानते हैं कि नदी नाले समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं, तो समय समय पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी उन नदी नालों की जगह बदलनी चाहिए।
जब हम अप्रूवल के लिए जाते हैं तो जो रिकॉर्ड पे जो जो नदी नाले हैं उससे हमको 33 मीटर छोड़ के, या नाला है तो 9 मीटर छोड़ के अप्रूवल करना। दिए जाते हैं। और एक्चुअल नदी और नाला है, हो सकता है कहीं कहीं शिफ्ट हो गए हों, तो उसके कारण ये महसूस होता है कि ये 33 मीटर के अंदर बना लिए गए, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये सिर्फ विसंगतियाँ इस कारण आई हैं कि नक्शे और मौके में फ़र्क है। लंबे समय से जो है वो नक्शों में सुधार हुआ नहीं। आज भी कई जगह रिकॉर्ड आप देखेंगे, टोडरमल के टाइम, जो अकबर के टाइम पे जो रिकॉर्ड बने थे, उनको बदलते बदलते आज कितना समय, अब जो है सैटेलाइट इमेज के हिसाब से नए नक्शे अपलोड किए जा रहे हैं। और अब चूंकि गूगल इमेज भी अवेलेबल है और जो नक्शे हैं वो भी डिजिटाइज हो गए हैं, अब आपस में मैच किए जा सकते हैं। अब इन विसंगतियों के आने की संभावनाएं कम है। कि जो शहर का विकास होता है, तो शहर के विकास में जो रूरल एरिया है उसका क्या भूमिका रहती है, या रूरल एरिया के हम हमेशा शहर के विकास की बात करते हैं, ग्रामीण विकास की बात नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम आंकड़ों की बात करें, हमारा देश 32% अर्बनाइज है, शेष आज भी ग्रामीण है। और हमारा जो मध्य प्रदेश है 27% सिर्फ शहरीकृत है, शेष ग्रामीण क्षेत्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम राष्ट्रीय औसत से भी कम अर्बनाइज स्टेट हैं। जब हम कम अर्बनाइज हैं तो डेमोक्रेटिक पैटर्न में सबसे ज़्यादा फोकस रूरल की तरफ रहना बहुत स्वाभाविक है, कोई भी दल हो। आपने कहा कि शहर का जब विकास होगा, शहर की जब ग्रोथ होगी, शहर सर्च इंजन बनेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होता, ग्रामीण के विकास की बात होती है सरकार की योजनाओं के तहत। लेकिन अगर उस क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बमुश्किल डेवलप हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध स्कूल, प्राइमरी स्कूल होता है या हेल्थ सेंटर बन पाता है, लेकिन बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। हमारे देश में गाँव की संख्या बहुत ज़्यादा है। 2011 में ये तय किया गया कि 3000 की आबादी तक के या 5000 की आबादी तक के जो गांव हैं उनको शहरी क्षेत्र माना जाएगा, नगर पंचायत उनको कहा जाता है। तो मुझे लगता है नगर पंचायत लेवल के जितने भी आबादी वाले एरिया वहाँ तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे पहुँच गया है। स्वास्थ्य सेवा भी पहुँची है, शिक्षा सेवाएं भी लगभग पहुँची हैं। तो गाँव और शहरों में बहुत फ़र्क नहीं बचा है और उनकी अपेक्षाएं उसी तेज़ी से बढ़ी हैं जिस तेज़ी से शहरी लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुझे बचपन से रहने का मौका मिला और शहरी क्षेत्र में भी मौका मिला। मैं बहुत अच्छे से दोनों की तुलना को करके समझ सकता हूँ कि एक ग्रामीण बच्चे की या युवा की अपेक्षा एक क्या और कहाँ तक पहुँचने की हो सकती है और उस तरफ क्या क्या वो कर सकते हैं। चलते चलते एक और सवाल, अभी मास्टर प्लान आने वाला है, वो हर बार ऐसा होता है कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है और वो आता ही रह जाता है। अब उसकी आपत्तियों पे सुनवाई हो रही है, जन सुनवाई भी बहुत लंबी चल रही है। इतनी सारी आपत्तियां अगर आई हैं तो क्या वजह है? ये लोग जागरूक ज़्यादा हो गए या मास्टर प्लान में कहीं कोई गड़बड़ है? मुझे लगता है कि इस बार जो संशोधन किए गए हैं वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। किसी भी आदमी की जो एसेट है उसको डिवैल्यू सरकार कैसे कर सकती है? आपत्ति आने तो बिल्कुल तय है। ये पहली बार देखा जा रहा है किसी भी शहर में इस तरह के प्रावधान लाए गए कि एफआईआर को 3 भागों में पहले बांट दिए गए, फिर बेस एफआईआर 4 गुना कम कर दिया गया। जो लो डेंसिटी एरिया है वो पहले भी लो डेंसिटी था, 40 साल पहले, आज भी लो डेंसिटी है, लेकिन उस लो डेंसिटी एरिया में मल्टी लेवल बिल्डिंग्स भी बन गई हैं, सरकारी ऑफिस भी बन गए, कार्यालय भी बन गए, बहुत सारी चीज़ बन गए, बड़े बड़े चर्च बन गए, बड़े बड़े बंगले बन गए। उसके बाद भी वो, और अगर देखा जाए लो डेंसिटी की जो डेफिनेशन उस हिसाब से, तो उस एरिया को अगर देखा जाए तो पूरा अवैध है। और कॉलोनी भी बनाई है वहाँ पे, आपका बैंक लोन मिल सकता है, ना कुछ हो सकता है, ना कुछ हो सकता है, XY कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसके बावजूद भी आज की तारीख में जो अवैध है उसे वैध कर दिया जाता है। तो लो डेंसिटी अगर कोई है तो उस लो डेंसिटी को अपग्रेड करके उसको रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या XYZ क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या सोचना है? मुझे लगता है लो डेंसिटी के जो कंसेप्ट आया वो इसलिए आया है कि यहाँ ज़्यादा आबादी रहने पे जो आसपास के जो जलीय क्षेत्र हैं उन पे व्यवधान आएगा, इसीलिए उसको लो डेंसिटी रखा गया। लेकिन इस पर मेरा ये स्पष्ट मानना है कि लो डेंसिटी में डेंसिटी कम करने के लिए सिर्फ एफआईआर कम कर लेना कोई प्रावधान नहीं हो सकता जी। आप वहाँ पे लो डेंसिटी के जो नॉर्म्स हैं, जो हाई डेंसिटी के नाम्स हैं और जो लो डेंसिटी के नाम्स हैं, उसके अनुसार अगर उसमें प्रावधान किए जाए तो ये समस्या हल हो सकती है आज भी। लेकिन अवैध कॉलोनियों के मुकाबले लो डेंसिटी में जो
जो भी आप निर्माण हो रहा है। निर्माण कर रहे हैं वो उसके मुकाबले बहुत कम है। इस तरह से आप अपना मार्गदर्शन देते रहा करिए, तो जी, आगे हो जी। सकता है बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती बहुत चलें। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा कि शहर की चिंता करने वाले कुछ मित्र आज भी भोपाल में हैं और सभी शहरवासियों को अपने शहर की चिंता करनी चाहिए और अपने शहर के प्रति बिलोंगिंगनेस दिखाना चाहिए। हम देखते हैं कि इंदौर का आदमी कितना एंटरप्राइजिंग है, अपने शहर से कितना प्रेम करता है, उसके अच्छे बुरे समय में खड़ा होता है। हमको भी उसी तरीके से प्रेम अपने शहर के लिए जताना ही पड़ेगा। हमारे ऊपर कर्ज है इस शहर का। इस शहर ने हमको रोजी रोटी दी है, हमें यहाँ पैदा किया है, हमें हवा पानी दिया है। हम सबको मिल के इस शहर को आगे बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।